हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है फरिया और मैं लेकर के आई हूँ मिशन एसएससी 2024। आज होली स्पेशल क्लासेस चल रही है हमारी। पिछले 3 दिन से होली की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। त्योहार चल रहा है, थोड़ा सा पढ़ाई पे कम ध्यान रहता है, बट पढ़ाई करना ज़रूरी है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना ज़रूरी है। वरना अगर एक बार पढ़ाई से कॉन्टेक्स्ट छूटा तो फिर मन नहीं करता दोबारा उसको शुरू करने के लिए। तो हमने क्या किया था, आपके लिए क्लासेस लेकर के आए थे। और जैसे मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी इन फेस्टिवल्स के दौरान, तो अभी आपने कल की 2 क्लासेस देखी होंगी, कल परसों की, जिसमें हमने वर्ल्ड मैपिंग पे क्लास ली थी। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कंप्यूटर्स पे बेस्ड है। टोटल क्लास जो है वो प्रैक्टिस सेट वो कंप्यूटर्स की क्लास होगी। जीएस में थोड़ा बहुत पोर्शन, एसएससी में कंप्यूटर का क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैंने आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके लेकर के आए। सिंपल है, इजी क्वेश्चंस है, उसी को आज की क्लास में हम करेंगे। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन ऑन कर दिया करो ताकि आगे आने वाले सेशंस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जब सेशन लाइव होता है तो आपको आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन मिल जाती है। हेलो एवरीवन, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है सेशन में। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद 2 काम और करने हैं। सेशन का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो और सेशन पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक भी किया करिए। मेरा सेशन शाम में 4 बजे डेली आता है, लाइव आता है ये। तो अपने फ्रेंड्स को भी इकट्ठा किया करो, जो पीयर ग्रुप है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ताकि और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। ये टेलीग्राम चैनल का मेरा क्यूआर कोड है, जीएस बाय फरिया मैम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक चैट ग्रुप है या डिस्कशन ग्रुप जिसे आप कह सकते हैं। जो डिस्कशन ग्रुप है वो किस लिए होता है, जैसे इसमें तो जो भी कम्युनिकेशन है वो मेरी तरफ से होता है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे देती हूँ। बट अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप चैट ग्रुप का इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आज हमने 20 क्वेश्चंस ही रखे हैं, तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्यूटर्स के। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक प्रकार का मैलवेयर है जिसे अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में मान लिया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ट्रोजन, रैंसमवेयर, रूल किट या की लॉगर। आपने इन सारे शब्दों के बारे में सुना होगा, है ना। ये सारे शब्द आपने सुने जरूर होंगे कंप्यूटर्स की दुनिया में, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीजें कंप्यूटर पे ही बेस्ड है। तो आप सुनते रहते होंगे कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया, एंटीवायरस डाल लो। मैलवेयर क्या होता है, तो वो शब्द आपने सुने होंगे। बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है। चलिए सभी लोग इसका फटाफट से आंसर दे देंगे। ओके, देखो अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। कह रहा है कि मैलवेयर है जिसको अज्यूम कर लिया जाता है कि ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, तो वो होता क्या है, वो होता है ट्रोजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन बेसिकली एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, सिंपल कह सकते हो एक तरीके का वायरस होता है जो लगता है कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कभी आपने कुछ डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड कर लेते हो ट्रोजन को, वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर के जैसा दिखता है, लेकिन जब वो आप उसको एक्टिवेट करते हो तो वो अपने आप चीजों को मैन्युफैक्चर करने लगता है। मतलब आपकी फाइल्स को डिलीट कर देगा या हैक कर लेगा, चीज़ों को लॉक कर देगा। तो कई बार चीज़ों को इसी तरीके से लॉक करके हैकर्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं। उसी में एक टाइप होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, सिंपल वायरस ही समझ लो, कि ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे और आपकी सारी फाइल्स लॉक कर देंगे, कंप्यूटर लॉक कर देंगे। फिर आपसे बोलेंगे कि आप हमें रैंसम दीजिए। रैंसम मतलब होता है कि आप हमें पैसा दीजिए, तब हम आपकी फाइल्स को छोड़ेंगे, आपके कंप्यूटर को छोड़ेंगे। तो एक तरीके का मैलवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर होता है, जिसमें हैकर जो है आपसे पैसे की डिमांड करता है, दैट इज रैंसमवेयर। ठीक। बाकी ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन होता है ऐसा मैलवेयर जिसको हम अज्यूम करते हैं कि वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, प्रिटी मच लाइक अ वायरस, एंड उसके बाद ही आपके कंप्यूटर्स को इफेक्ट करने लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो आपके लिए स्क्रीन दे देते हैं। MS Excel 365, in which of the following appears across the top of the screen and below the title bar and contain all the commands, formulas and features needed to create data intense spreadsheet? सिंपल कह रहे हैं भाई कि MS Excel 365 में अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर और टाइटल बार के नीचे एक चीज होती है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
स्क्रोल बार कहेंगे, स्टेटस बार कहेंगे, रूलर कहेंगे या रिबन कहेंगे? MS Excel 365। ये सारी चीजें इजी होती हैं, बस ये है कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। करेक्ट आंसर होता है रिबन। ठीक है, आप स्टेटस बार तो देखते ही हो, स्टेटस बार के नीचे आपको नजर आता है रिबन, कुछ इस तरीके के। ये है पूरा आपका MS Excel का फीचर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे है आपका टूल बार, ये दोनों चीजें जो हैं आपको टूल बार के फॉर्म में नजर आ रही हैं। फिर आपको नजर आ रहा है नेम बॉक्स की, मतलब कौन सी ग्रिड है, किस में है। ये होता है फॉर्मूला बार, यहाँ पे FX लिखा होता है, मतलब बताता है कि क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको, प्लस करना है, माइनस करना है, या जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये होते हैं आपके नेविगेशन टैब्स की, कौन सी शीट पे जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। ये सारे शीट के टैब्स होते हैं और शीट का नंबर लिखा होता है कि एक शीट बना ली, फिर नेक्स्ट शीट पे जाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये होते हैं आपके कॉलम्स, है ना, ये कॉलम होते हैं और ये कहलाते हैं क्या, रोज। और बीच में ये चीज जो बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल। इस तरीके का एक एनिमेटेड क्रिएचर भी नजर आता है जिसे हम कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट, जो आपको हेल्प करने में मदद करता है। ये पूरा होता है आपका MS Excel। अब अगर हम बात करें कि ये रिबन क्या होता है, तो रिबन में टोटल 9 टैब्स होते हैं। ये जो है ये आपका रिबन है। ठीक है, टोटल इसमें 9 टैब्स होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो और हेल्प। इसी को रिबन कहा जाता है। इस पे आपके ये सारे फॉर्मूला, मतलब क्या चीजें आपको करनी है, नई फाइल करनी है, फाइल सेव करनी है, एडिट करनी है, क्या करना है, वो सारा कुछ आपको कहाँ दिया होता है, रिबन में। तो दिस इज नोन एज रिबन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। नेटवर्क स्टोरेज सर्वर्स, USB स्टिक्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव या USB हार्ड ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क किसे कहते हैं? ये जो भी डिस्क होती है उसमें डेटा कैसे सेव किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, डेटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेव किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? देखो जो नए तरीके का कंप्यूटर्स आ रहे हैं, आप पहले बोलते थे हार्ड डिस्क लगी हुई हमारे कंप्यूटर में, है ना, वो मोटी सी होती थी, चौड़ी सी होती, लेकिन अभी जितने भी नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें सब में क्या लगा होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD लगा होता है। तो यही इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। नाम ध्यान रखिए, फुल फॉर्म ध्यान रखिए। SSD मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। USB जैसे पेन ड्राइव जो हम इस्तेमाल करते हैं, USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो फुल फॉर्म याद रख लीजिए, कभी कभार डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मतलब जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कुछ भी फंक्शन कर रहे हैं, तो अगर तुरंत के लिए एक यूनिट होती है जिसमें तुरंत जो भी आप प्रोसेसेस कर रहे हैं उसको सेव करना है, तो उसको क्या कहा जाता है और कहाँ सेव किया जाता है इसको? CPU में उपयोग किए जाने वाले एक उच्च गति वाले उपकरण जिसका उपयोग प्रसंस्करण के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से, मतलब टेम्पररी सेव करना है, परमानेंट नहीं करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? ALU, कंट्रोल यूनिट, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर रजिस्टर्स? इस क्वेश्चन में कीवर्ड जो है वो है हमारा टेम्परेरीली। अगर डेटा को आपको टेम्परेरीली सेव करना है, क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको चाहिए कि जल्दी जल्दी हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो जल्दी इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? जब वो कहीं टेम्परेरी स्टोर किया हो, और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो वो डेटा क्लियर हो जाए।
ऐसी जगहों को कहा जाता है रजिस्टर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स बोलते हैं। रजिस्टर्स में टेम्परेरीली हाई स्पीड डेटा आपका सेव किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग के दौरान तुरंत आपको क्या मिल जाए? इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो वो होता है आपका रजिस्टर। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सारे कहाँ पे आपको मिलते हैं? सीपीयू में, है ना। सीपीयू के अंदर ये सारी चीजें मिलती है, जब आप कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हो उसके लिए होती है। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? कि एक्स्ट्रा मेमोरी, है ना। एक्स्ट्रा अलग से अगर कोई अब मेमोरी इंस्टॉल कर रहे हो तो उसे कहेंगे ऑक्सिलरी। लेकिन टेम्परेरीली अगर हमें कुछ करना है तो कहाँ आप इस्तेमाल करोगे? रजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, हाई स्पीड फास्ट स्पीड डेटा सेव करने के लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई थिंक फोर्थ वाला ऑप्शन छुप रहा है, चलो हम आपको बता देंगे क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? Cache memory keeps the programs that can be run in a short amount of time. Cache memory stores data in permanent use. Cache memories is faster than main memory. The size of cache is usually small. ठीक है, तो चौथा वाला स्टेटमेंट जो आपको दिख रहा है वो है कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, डेटा कह रहा है कि डेटा आपको बताना है कैसा? इनकरेक्ट है। इनमें से कौन सा चीज है जो इनकरेक्ट है? ओके, अब विजिबल होगा आपको। कैश मेमोरी के बारे में सवाल है, बताना है कैश मेमोरी क्या करता है। डेटा का स्थायी उपयोग में संग्रहित करता है, मुख्य मेमोरी से तेज होता है, आमतौर पर छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या होता है? क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? चलो, सवाल पूछ रहा था कि इनकरेक्ट है। देखो, कैश मेमोरी होती ही इसीलिए है कि उसको टेम्परेरी इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पे लिखा है परमानेंट यूज, तो परमानेंट यूज के लिए नहीं होती है, ये किस लिए होती है? टेम्परेरी के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये भी कैसी होती है? वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है। कैसी होती है? हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड इसमें होती है। ये बेसिकली क्या करती है? रैम और सीपीयू के बीच में बफर का काम करती है। तो इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। अगर आपको कभी भी बहुत तेजी से चीजों को रिमाइंड करके यूज करना है प्रोग्रामिंग में, या आप कोई फंक्शन कर रहे हैं कंप्यूटर्स में, अलग से अलग विंडोज पे जा रहे हो, टैब्स में जा रहे हो, तो वहां पे जो है इस्तेमाल होता है किसका? कैश मेमोरी का। और ये कैसी होती है? टेम्परेरी यूज की होती है। दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तुरंत अवेलेबल हो जाता है डेटा, तो जल्दी मिल जाता है। फास्टर होती है मेन मेमोरी से, और इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ऐसा नहीं कि मेन मेमोरी के कंपैरिजन में हो, बहुत छोटे साइज का होता है, बट इसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेरी के लिए। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग इज यूज टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेजेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। अगर आपको जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं प्रिंट करना है, वैसे तो आप कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हो ना, कंट्रोल प्लस पी जब आप करते हो तो ये प्रिंट करता है। प्रिंट करेगा वो, आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाएगा कि पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, एक प्रिंट करना है, दो प्रिंट करना है, क्या करना है। तो अगर उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक पेजेस प्रिंट करने हैं, मान लो पेज नंबर 5 प्रिंट करना है, तो आप कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? इजी क्वेश्चन है ये। चलो, सिंपल सा है, शब्द से ही पता चल रहा है कि कस्टम प्रिंट करेंगे। अगर मान लो कोई कस्टम पेज सेलेक्ट करना है कि हमें पेज नंबर 5 ही सेलेक्ट करना है, या एक रेंज करनी कि 5 से 7 सेलेक्ट करना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? कॉमा लगा करके उन पेज नंबर को आप लिख दीजिए, वही पेज आपका क्या हो जाता है? प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम यूज करते हैं कस्टम प्रिंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी
कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करने वाली उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है क्या चीज, मतलब एक पूरी लिस्ट देता है अगर आपको कोई नया सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल करना है, क्या चीज, किसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? कंट्रोल पैनल, हेल्प एंड सपोर्ट, टास्क बार या फिर रन। ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पता होगा। चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंट्रोल बार होता है या कंट्रोल पैनल होता है। अगर आप जब इसको खोलेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में स्टोर की गई हैं। उसमें ऑप्शंस भी दिखाता है कि अगर कोई नया हार्डवेयर लगाना है, जैसे मान लो प्रिंटर लगाना है, तो प्रिंटर जब आप कनेक्ट करते हो यूएसबी के थ्रू, तो कंट्रोल पैनल खोल करके आप चेक कर सकते हो कि हार्डवेयर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो पूरी एप्लीकेशंस दिखाता है कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं, तो वो कहाँ पे मिलती है आपको? सारी कंट्रोल पैनल में मिलती है। यही आपको बताएगा कि नया सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या कुछ भी नया चेंज करना है, विंडोज अपडेट करनी है, तो वो सब मिलेगा कहाँ पे? कंट्रोल पैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यदि कॉलम ए है और रो 10 है तो उस सेल को क्या कहा जाएगा? अगर कॉलम जो है उसका ए है और उसमें रो क्या है? 10 नंबर है, तो अगर हमें उसको फॉर्मूला में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? है ना, एक तरीका होता है ना MS Excel में लिखने का। तो अगर रो है 10 नंबर और कॉलम ए है तो उसको कैसे लिखा जाता है? अभी मैंने आपको जब एक्सेल का डायग्राम दिखाया था वहां से अंदाजा लगा सकते हैं क्या कहा जाएगा उसको? देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट आंसर है A:10। जो फॉर्मूला मतलब लगाया जाता है वो कैसे लिखा जाता है? कॉलम और बीच में कोलन लगता है, इस तरीके से ये जो सिंबल होता है कोलन का, और फिर रो नंबर लिखा जाता है, तो कॉलम इज टू रो इस तरीके से लिखा होगा। तो अगर आपका कॉलम क्या है? कॉलम नंबर ए है और रो 10 है, तो ऐसे लिखेंगे उसको। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होता है। ठीक, इस तरीके से ये है आपका कॉलम और ये रहा रो। ठीक है, तो जब आप इसमें चेक करोगे स्टेटस बार में तो वो आपको इस तरीके से देखा हुआ नजर आएगा, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, while dash data transfers from the customer's machine to the server, डेटा ग्राहकों की मशीन से सर्वर पर स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ब्राउजिंग कहेंगे, अपलोडिंग कहेंगे, फॉरवर्डिंग कहेंगे या डाउनलोडिंग कहेंगे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम बोलते हैं ना कि हम पिक्चर्स क्या कर रहे हैं, जब हम जैसे मान लो अपने मोबाइल से हम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फोटो लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि पिक्चर्स को हम क्या कर रहे हैं? या जब हम जैसे गूगल से कोई फोटो को आपने होली विश करी तो आप क्या करते हो? फोटो कहीं से कॉपी करते हो, तो उसे आप क्या बोलते हो? वही शब्द ये पूछ रहा है कि अगर कस्टमर की मशीन से सर्वर के ऊपर आपको चीजें डालनी होंगी तो आप क्या बोलेंगे? उसे अपलोड कहेंगे, है ना? वहीं अगर आपको सर्वर से चीजें लानी है अपने पास, सर्वर से कस्टमर के पास लानी है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? डाउनलोड बोलेंगे, है ना? तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड कर दिए। क्यों? क्योंकि वो आपका डिवाइस है, आपके डिवाइस से आप सर्वर पे डाल रहे हो तो वो अपलोडिंग होती है। सर्वर से आप अपने डिवाइस पे लोगे तो उसे आप बोलोगे डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर? लेजर प्रिंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? It uses light for producing dots to form characters on a page. It can print multiple copies at a time. तेज स्पीड होती है इसकी,
और सपोर्ट्स मल्टीपल फॉन्ट्स एंड साइजेस, मतलब कई सारी फॉन्ट और साइज में आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, क्या लग रहा है? देखो, ये मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम नहीं प्रिंट कर सकते हैं। कार्बन कॉपी प्रिंट करते हैं, कार्बन कॉपी प्रिंट करते हैं, बट इनको थोड़ा समय लगता है, एक के बाद एक आती है, एक समय पे नहीं प्रिंट कर सकते, एक के बाद एक प्रिंटिंग होती है इसकी। बाकी बिल्कुल सही है कि ये डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं लेजर प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तेज स्पीड होती है इनकी, मल्टीपल फॉन्ट्स और साइजेस को भी ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, विच इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 इज यूज्ड फॉर। एमएस वर्ड में जब आप शेडिंग करते हो तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? चेंजिंग द कलर अराउंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया उसका कलर बदलने के लिए, रंग बदलने के लिए। बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट है उसके पीछे का रंग बदलने के लिए, उस जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर बदलने के लिए, या फिर टेक्स्ट को पॉप करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। शेडिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? आप अपनी जब पढ़ाई करते हो किताबों में, जब आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आती है तो आप उसको हाईलाइट करते हो, शेड करते हो, तो क्यों करते हो, उसका लॉजिक क्या होता है? वही सेम लॉजिक आप इस्तेमाल कर सकते हो एमएस वर्ड में। जैसे मैंने कहा कि जब आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, तो हाईलाइट करते हो चीजों को, है ना, आप शेड करते हो चीजों को। तो शेड हम इसलिए करते हैं कि जो कलर है पीछे, टेक्स्ट के पीछे, मतलब जो कुछ भी, मान लो जैसे इस तरीके से लिखा हमने ABC, डॉक्यूमेंट में इस तरीके से लिखा होता है, तो इसके पीछे आप क्या कर देते हैं, हल्की सी शेडिंग कर देते हैं, ताकि ये क्या कर जाए, जब भी आप अगली थीम पे जाएं या अगले डॉक्यूमेंट में जाएं तो आपको ये चीज नजर आ जाए दूर से। तो चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, शेडिंग का। ठीक, चलो, Which of the following is not an example of email service provider? इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? आउटलुक, जीमेल, यांडेक्स, ये तीनों हैं, एक है, दो है, या फिर सभी हैं? ईमेल प्रोवाइडर, हम अपना अपना ईमेल आईडी बनाते हैं ना सब लोग, तो किस चीज पे बनाते हैं? जीमेल और आउटलुक के बारे में तो मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा, यांडेक्स के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चलो, करेक्ट आंसर है ऑल थ्री, तीनों ही क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, आउटलुक भी है, जीमेल भी है, यांडेक्स भी है। इनफैक्ट यांडेक्स जो है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो जीमेल और आउटलुक में नहीं होती है, तो यांडेक्स कंपैरेटिवली बेटर है इन दोनों के प्रोवाइडर्स के कंपैरिजन में। तो करेक्ट आंसर है कि तीनों ही क्या है, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ट्रोजन लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, some trojans create backdoors to give malicious users access to the system, ये self replicate कर लेते हैं, they spread through user interaction such as opening an email attachment or downloading and executing a file from the internet। ठीक है,
हिंदी में भी आपके लिए स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं कि ट्रोजन में से इसमें पूछ रहा सवाल कौन सा गलत है ना, स्टेटमेंट गलत कौन सा है, राइट। चलो ट्रोजन क्या करते हैं, ट्रोजन का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो, मतलब ट्रोजन मान लो आपके कंप्यूटर में आ गया तो फिर क्या होता है तब। ओके, समय हो गया है समाप्त। देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई देता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बैकडोर्स देता है, बिल्कुल देता है कि कुछ अगर ऐसे हैकर्स हैं या यूजर्स हैं जो आपके कंप्यूटर के एक्सेस को स्टील करना चाह रहे हैं, उनको मिल जाता है। ये यूजर इंटरैक्शन के थ्रू स्प्रेड करते हैं। मान लो आपने कंप्यूटर्स पे कोई चीज डाउनलोड करी इंटरनेट से, कोई कहीं से कोई फाइल डाउनलोड कर ली, उसके अंदर ट्रोजन पहले से फीड रहता है और वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये वायरस के तरीके से होते हैं लेकिन एग्जैक्टली वायरस नहीं होते। ये खुद को रिपीट नहीं करते, मतलब पूरे कंप्यूटर में नहीं फैलते हैं। जिस फाइल में ये स्टोर्ड हैं ये उसी फाइल में रहते हैं, बट उतना ही डेंजरस है जितना आपका वायरस होता है। वायरस तो इन्फेक्ट करता है फाइल्स को कैसे, रेप्लिकेट करके ना, वो अलग अलग डिस्क में अलग अलग ड्राइव्स में पहुंच जाता है। बट ट्रोजन रहेगा वहीं, बट ये क्या कर देगा, उन चीजों को लॉक कर देगा या उस फाइल को खराब कर देगा। तो ट्रोजन सेल्फ रिप्लिकेट नहीं करते हैं, बट इन्फेक्शियस हैं, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं कंप्यूटर्स के लिए, तो दैट इज ट्रू। बट सेल्फ रेप्लिकेट मतलब खुद को बार बार कॉपी करके रिपीट नहीं करते हैं, राइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चल अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड व्हाट। वो मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू से संचार करती है उसे हम क्या कहते हैं? कैश मेमोरी, बैकअप मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी? देखो अलग अलग टाइप की मेमोरी अभी हमने देखी थी, हमने कैश मेमोरी के बारे में भी देखा कि फास्ट होती है, सहायक है, ऑक्सिलरी है। सवाल कह रहा था कि अगर सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तो वो किसका होता है? करेक्ट आंसर है मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी। और मेन मेमोरी होती क्या है? रैम होती है आपकी मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही आपकी क्या है? मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यही क्या करती है? डायरेक्ट सीपीयू से कांटेक्ट करती है, डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्शन रखती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी इस्तेमाल होता है, टोटल यूजेज किस पे आता है आपका? रैम पे आता है। तो करेक्ट आंसर होगा मुख्य मेमोरी, दैट इज रैम। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन व्हाट। अगर कोई मान लो कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शन दिया है बट वो तुरंत नहीं होना है, एक ऑपरेशन के बाद होना है, तब उसको कहाँ पे सेव किया जाता है? CIR यानी करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर? कहाँ पे इसको सेव किया जाता है? अब मान लो जैसे प्रिंटर है, प्रिंट आपको करना है, आपने प्रिंट कर दिया कि पहला वाला डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाए उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो, तो ये जो आपने कमांड दी है कि सेकेंड डॉक्यूमेंट बाद में प्रिंट हो, वो कहाँ पे सेव होती है? है ना, इतना सिंपल एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया कि एक कमांड आपने दिया, मान लो ए को तुरंत इमीडिएटली एग्जीक्यूट होना है, बी को होना है ए के बाद। तो अगर ऐसा होना है तो उसको रखा जाता है कहाँ पे?
इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में, ऑप्शन नंबर 4। आईबीआर में उसको सेव किया जाता है कि पहले वाला जो आपका कमांड है वो पूरा हो जाए और उसके बाद आपका कमांड निकल के आए। ठीक है, तो बी वाला बाद में निकल के आए ए के, तो उसको हम कहाँ सेव करते हैं? बफर में। बफर का मतलब ही यही होता है कि वेटिंग पीरियड। बफर को हम क्या करते हैं? एक तरीके का वेटिंग एरिया डिक्लेयर करते हैं और इस वेटिंग एरिया में अगले आने वाले कमांड्स को सेव किया जाता है, तो वो होता है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। ठीक, चलो अगला सवाल। वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर्स आर दोज which connect the monitor to a computer's video card and has how many holes? आपने देखा होगा जब भी आप गेम खेलते हैं तो आप बोलते हैं ना गेम कार्ड लगा हुआ है या इसमें वीडियो कार्ड लगा हुआ है। तो वो जो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, जब उसको आप कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से कनेक्ट करते हैं तो उसमें कितने होल्स होते हैं कनेक्शन के लिए? 10, 12, 18 या फिर 15? देखो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 15। इसमें 15 छेद होते हैं और हर एक होल का, है ना, एक पिन होता है और उसका एक क्या होता है? फंक्शन होता है। ये सिंपल कह सकते हो कैसे होते हैं? पिन कनेक्टर के रूप में काम करते हैं कि अगर मान लो आपके कंप्यूटर से आपको प्रोजेक्टर कनेक्ट करना है ना, जब हम लोग जैसे क्लासेस लेते हैं तो हम लोग प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो पिन कनेक्टर का ही इस्तेमाल होता है। उसमें 15 पिन होती हैं, 15 होल्स होते हैं और हर एक होल पे एक पिन होती है जिसका फंक्शन होता है कि हम वीडियोस, इमेजेस वगैरह जो है कंप्यूटर से लेकर के प्रोजेक्टर पे ट्रांसफर करें और प्रोजेक्टर से बाहर ये चीजें नजर आए। तो इसमें टोटल होल्स कितने होते हैं? 15 होते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर है, बिल्कुल यही चीजें हमको समझनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन? अगर गूगल पे आपको अपना जो करंट पेज आप देख रहे हो उसको रीलोड करना है तो आप किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हो? F7, F5, F1 या F3? अगर पेज को रीलोड करना है तब आप क्या करोगे? गूगल को, गूगल सर्च इंजन क्या है हमारा? क्रोम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्रोम पे आपको पेज को रीलोड करना है तो वैसे तो आप ऊपर जाके एक ऐसा वो सिंबल बना होता है उसको कर दो तो वो हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है F5, है ना। फंक्शन 5 की अगर आप दबाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? जो पेज आप देख रहे हैं अभी वो कैसा होने लगेगा? रीलोड होने लगेगा। F1 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है क्रोम में? F1 का इस्तेमाल होता है हेल्प सेंटर खोलने के लिए। हेल्प सेंटर को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? F1 का। F7 का इस्तेमाल होता है कैरेट ब्राउजिंग खोलने के लिए। ठीक है। F3 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फाइंड बार को खोलने के लिए। अगर जो करंट पेज आप देख रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ ढूंढना है तो आप फाइंड बार का इस्तेमाल कर सकते हैं करंट पेज में F3 दबा करके। ठीक है, F3 दबाओगे तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा या कंट्रोल F हम दबाते हैं तो फाइंड पेज खुल जाता है, तो वही है ये। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 18। Which among the following keyboard shortcut is used to insert a hyperlink for the selected text in Microsoft Word? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको कोई हाइपर लिंक अटैच करना है, ताकि जैसे हम लिखते हैं ना अपने रेज्यूमे में, मान लो हमने अपना कोई प्रोफाइल आईडी डाली तो हम चाहते हैं कि डायरेक्टली कोई उस पर क्लिक करे और वो वहां पहुंच जाए, उस पेज पे पहुंच जाए या उस वेबसाइट पे पहुंच जाए, तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं। तो अगर आपको शॉर्टकट के थ्रू हाइपर लिंक अटैच करना है तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे?
हाइपरलिंक क्या होता है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, और उसके बाद देखेंगे कि हाइपरलिंक अटैच करने के लिए क्या किया जाता है। देखो, हाइपरलिंक अटैच करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, कंट्रोल के का। तो पहले तो ये बताओ हाइपरलिंक क्या है। जैसे मैंने आपको समझाया कि मान लो हमने लिखा है कि हम इंस्टाग्राम की आईडी पे जाना चाहते हैं, तो वो आप कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे। जब आप पेस्ट करोगे तो आप चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति उस पर क्लिक करे और डायरेक्ट वो कहाँ पहुंच जाए, हमारे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाए, तो उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। वो लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के दबाना पड़ेगा। ठीक। कंट्रोल जेड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कंट्रोल जेड का इस्तेमाल किया जाता है अंडू के लिए। मान लो कोई कुछ आपने टाइप किया, डिलीट किया, अब वो आपने गलती से डिलीट कर दिया, तो आपको अगर उसको वापस सही करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे किसका, कंट्रोल जेड का, है ना। इस्तेमाल करेंगे किस चीज का, कंट्रोल जेड का। कंट्रोल एच का इस्तेमाल हम कब करते हैं, एक यहां लिख देते हैं, फाइंड बॉक्स खोलेगा, फाइंड एंड रिप्लेस। मान लो आप जाते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे ABC लिखा हुआ है, आप चाहते हैं ये रिप्लेस हो जाए XYZ से, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल H दबाएंगे, तो उसमें जिस शब्द को आपको रिप्लेस करना है ना, जिस शब्द को आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस टैब में डालेंगे और वो चीजें रिप्लेस हो जाएंगी कंट्रोल H से। कंट्रोल M की अगर हम बात करें तो ये किस लिए किया जाता है, इंडेंट द पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है कि पैराग्राफ में कितना स्पेस होना चाहिए बीच में, ये लेफ्ट से शुरू होगा, राइट से शुरू होगा, क्या होगा, तो इंडेंट करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं किसका, एम का। ये शॉर्टकट्स एग्जाम्पल्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बहुत पूछे जाते हैं इनसे, तो इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। दो नेटवर्क को जोड़ने का एक मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम करते हैं। क्या बोलते हैं उसे, राउटर, स्विच, गेटवे या हब। अगर दो अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के नेटवर्किंग मॉडल्स हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो मॉडल्स लगे हुए हैं, दोनों ही अलग अलग नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, गेटवे का। किसका इस्तेमाल करेंगे हम, ऑप्शन नंबर 3, गेटवे का। प्रवेश द्वार, नाम से ही पता चल रहा है गेटवे, तो जो भी इनपुट आउटपुट होता है वो सारा कहां से क्रॉस करेगा, पहले गेटवे के थ्रू ये चीजें क्रॉस करती हैं, तब हम इसको कहाँ भेजते हैं, राउटर के पास भेजते हैं, और तब चीजें काम करती हैं। तो गेटवे इंपॉर्टेंट है कि अगर दो अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल पे चीजें काम कर रही हैं तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किस चीज का, गेटवे का। ठीक, चलो सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। ऐसी कुकीज जो आपको ट्रैक करती हैं और आपकी गोपनीयता का उजागर कर देती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट कुकी, थर्ड पार्टी कुकी, ज़ॉम्बी कुकी या सेशन कुकी। कौन सी ऐसी कुकीज होती हैं, जब जब भी आप वेबसाइट पे देखते भी हो ना, कोई चीज तो लिख करके आता है, डू यू एक्सेप्ट कुकीज और नॉट, तो कौन सी कुकीज होती हैं जो हमारी प्राइवेसी पे दिक्कत करती हैं, है ना। हमेशा लिख करके आता है कि आप ये कुकीज एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप कई बारी क्या कर देते हैं, उसको यस कर देते हैं, नहीं करते हैं तो वो चीजें सही से चलती नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो मोबाइल एप्लीकेशंस में भी ये चीजें लिख करके आने लगी। इस तरीके की कुकीज होती हैं थर्ड पार्टी कुकी। ये होती है मतलब जिस पेज को आप विजिट कर रहे हो उसके अलावा ये क्या करती हैं, आपकी इंफॉर्मेशन भेजती रहती है ताकि कुछ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस
कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सजेशन दिया जा सके कि आप क्या क्या चीजें ब्राउज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो तो ये आपको फिर शॉपिंग वेबसाइट के ही सजेशन देने लगता है कि आप मिंत्रा के अलावा किस पे जा सकते हैं, अमेजोन पे जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं। तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए, टारगेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए थर्ड पार्टी कुकीज का इस्तेमाल होता है, जो आपकी हर हरकत को ट्रैक करती है कि वेबसाइट पे आप क्या क्या चीजें देख रहे हैं, वो सारी चीजें। बट इसी के साथ ही आपकी प्राइवेसी को भी क्या करती है, एक्सपोज करती है। तो दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज की टारगेट एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी ये प्राइवेसी को क्या कर रही है, हैम्पर कर रही है। ठीक, तो चलो आज के सेशन को फिर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड मात्रा में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर में अगर बात करो टीयर 1 में, टीयर 2 में ठीक से पूछे जाते हैं, बट एक आध क्वेश्चंस कभी आपके कंप्यूटर के पूछ लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेशन में एक एक करके कुछ कुछ कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस डालते रहेंगे। अब क्योंकि एक सेशन हमने प्लान कर रखा था पहले से ही कि हम कंप्यूटर्स को लेकर के आएंगे, तो आज के सेशन को हमने कंप्यूटर बेस्ड ही रखा। आगे से हम क्या करेंगे, जीएस के साथ इसको इंक्लूड करके चलेंगे। चलिए, आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर फीडबैक में देकर के बताइएगा। आई होप आपने बढ़िया से होली सेलिब्रेट की होगी। अब बिल्कुल फेस्टिवल मूड से बाहर आ जाइए। कल से जो क्लास होने वाली है वो बिल्कुल लाइव क्लास होगी, 4 बजे जीएस के क्वेश्चंस होंगे, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा क्लासेस में। अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करिएगा। टेलीग्राम चैनल आप मेरा फॉलो कर सकते हैं, जीएस बाय फरिया मैम। जो भी फीडबैक है, जो भी पीडीएफ है, वो आपको सब यहीं पे मिलेगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। कल मिलेंगे शाम में 4 बजे एक बार फिर से कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। अब फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल से बाहर आइए, पढ़ाई के मूड में मिलते हैं। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।